वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विलेजेस हैं, लेकिन एक विलेज ऐसा भी है जिसे लोग सबसे खूबसूरत बताते हैं। यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। इस विलेज तक पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करनी पड़ती है दुनिया की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक, किन्नौर हाईवे। एक तरफ रोड के ऊपर पूरा पहाड़ होता है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इस खतरनाक रास्ते को पार करके आप पहुंचते हो एक ऐसे विलेज में जो किन्नौर हिमालयन रेंज के बिल्कुल सामने ऐसे बसा है जैसे स्वर्ग का दरवाजा। इसके बिल्कुल सामने है किन्नौर कैलाश, जिसका लगभग 80 फीट ऊंचा शिवलिंग सिर्फ इसी गांव से देखा जाता है। ये है रामपुर, हिमाचल का एक ऐसा शहर जहाँ से प्लेन्स पीछे छूट जाते हैं और असली पहाड़ी सफ़र शुरू होता है। हम इस समय रामपुर बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और यहीं से कल्पा की जर्नी एक नया मोड़ लेती है। यहीं से आगे जाकर रोड्स और भी ज़्यादा नैरो होने लगते हैं और सफ़र और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। कल्पा अब भी काफ़ी दूर है और रास्ते सिर्फ गाड़ी नहीं, हिम्मत भी मांगते हैं। रामपुर के बाद शुरू होता है किन्नौर हाईवे, दुनिया की सबसे डेंजरस रास्तों में से एक तरफ सीधी खड़ी चट्टानें हैं जिन्हें काट कर हाफ टनलिंग करके रोड बनाई गई है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। रोड इतनी पतली है कि जरा सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। लंबी माउंटेन ड्राइव और नैरो रोड्स क्रॉस करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कल्पा। अब अभी तो फेमस हो गया, पहले फेमस नहीं होने से पहले भी कल्पा मशहूर है। किन्नौर कैलाश देखना है तो कल्पा से ही दिखाई देता। विलेज के अंदर ही मॉनेस्ट्री और टेंपल के पास सिंपल और बजट रूम्स मिल जाते हैं। ये हो गया हमारा रिसेप्शन एरिया, ऊपर से और अच्छा व्यू आने वाला है। 1000 से 1500 के बीच का रूम, बेसिक सेटअप लेकिन लोकेशन परफेक्ट। हम कल्पा शाम के करीब 4 बजे पहुंचे थे। लगभग 20 से 24 घंटे का लंबा सफर था, तो थकान का होना तो बिल्कुल नॉर्मल था। इसीलिए पहले दिन हमने ज्यादा घूमने का प्लान नहीं बनाया, बस थोड़ी फ्रेश हवा और कल्पा को शांति से महसूस किया। फिर चुपचाप बैठकर सोचा कि इतना लंबा सफर यहाँ आकर सच में वर्थ था, तो आज का दिन तो सिर्फ आराम के नाम, क्योंकि कल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आँख खुलती है सूरज की पहली किरणों से। यहाँ सुबह शहरों जैसी नहीं होती, ना हॉर्न की आवाज़, ना भीड़ भाड़, सिर्फ ठंडी हवा, पहाड़ों की शांति और एक नया दिन शुरू होने का एहसास। और हम इस समय खड़े हैं अपने होटल रूम के टेरिस पे और यहाँ से कल्पा विलेज का व्यू कुछ ऐसा आता है जो कि बिल्कुल मैजिकल लगता है। कल्पा में फूड ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद इसी सिंप्लिसिटी में यहाँ का असली टेस्ट छुपा है। आज ब्रेकफास्ट में हम किन्नौर का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने वाले हैं। ये ढाबा मेरा सबसे पुराना ढाबा है, मेरा ससुर चलाते थे। कल्पा का सबसे पुराना ढाबा, और को लोकल आदमियों को खाना खिलाते थे। 30-35 साल बंद रहा, पिछले साल से मैंने खोला, 1 साल हो गया। कल्पा में सबसे पहला ढाबा है ये। अभी तो सब जगह है, अब तो सब ने खोला हुआ है। ये सबसे पहले मेरे ससुर जी चलाते थे। फिर सिड्डू बनाती हूँ ड्राई फ्रूट का, आटे का। सिड्डू पहले हमारा बुजुर्ग लोग खाते थे, सिड्डू खाते थे, चीला खाते थे। चिल्टा भी होता है हमारा लोकल चीला, फाफड़े का। किन्नौरी डिश आटे का बनाते हो, लोग मैदा का बनाते, मैं आटे का बनाती हूँ। अब वेदर बदल रहा है। पिछले बार तो 9 नवंबर को आया था, इस बार तो अभी भी नहीं आया। देखो अब कल के लिए बताया हुआ है, कल सुना फल बताया हुआ है। जो भी जाए, कल्पा जितना अच्छा गाँव कहीं भी नहीं है। ब्रेकफास्ट में हम मीठा सिड्डू ट्राई कर रहे हैं।
सिड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट की फीलिंग होती है। इसको स्टीम करके बनाया जाता है और ऊपर से गर्मा गर्म देसी घी डालकर सर्व किया जाता है। वैसे ये दो टाइप के होते हैं, मीठा और नमकीन। पहले दिन हमने दोनों ट्राई किए थे, लेकिन हमें मीठा वाला ज्यादा पसंद आया, इसलिए आज वही रिपीट करेंगे। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ सब कुछ फ्रेश बनाकर सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम कल्पा की मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ढाबे से बस कुछ ही कदम दूर। लेकिन इस छोटे से रास्ते में भी एक गहरी शांति महसूस होती है। गांव की गलियां बिल्कुल खामोश है, ठंडी हवा चल रही है और पहाड़ पूरे माहौल को एक अलग ही शांति दे रहे हैं। और इसी सुकून के बीच सामने नजर आती है मॉनेस्ट्री। कल्पा का असली सुकून शायद यहीं छुपा है, इसी मॉनेस्ट्री के अंदर। बट हॉनेस्टली थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा अलग फील भी। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, माहौल एकदम चेंज हो जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ अंदर एक अलग सी शांति है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी है और हर चीज़ में एक हिस्ट्री फील होती है। यहाँ कोई लाउड आवाज़ नहीं, बस एक हल्की सी घंटी की साउंड। कभी कभी ना ऐसी जगह आकर रियलाइज़ होता है कि शोर शहरों में होता है और सुकून पहाड़ों में मिलता है। ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी एक कहानी है जिसे बनवाया था रिचेन जोंगपो ने, जिन्होंने अपनी माँ की याद में 108 मॉनेस्ट्री बनवाई थी, जिसमें से एक ये भी है यहाँ कल्पा में। 1959 में मॉनेस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग में जल गया था, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। सबने मिलकर दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट किया। सोचो, कितनी सदियों का सफ़र, कितनी मुश्किलें, फिर भी ये जगह आज भी इतनी शांति से खड़ी है। यहाँ आकर लगता है कि मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, उन्हें जिंदा रखती हैं लोगों की फेथ और उनकी कहानियाँ। मॉनेस्ट्री में कुछ वक्त शांति से बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं कल्पा फोर्ट की तरफ। फोर्ट बंद था, लेकिन पता है, यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कभी कभी देखने से ज्यादा चीजें महसूस होती हैं, और ये वही मोमेंट था। सच कहूं तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। कल्पा की हर एक चीज अपने आप में सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद यहाँ पे आके फ्रेम सेट किया हो। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, इस फोर्ट के सामने है यहाँ के बच्चों का स्कूल। सोचो यार, रोज स्कूल आते वक्त उनका व्यू क्या होता होगा। हम लोग जिसे देखने के लिए इतना ट्रैवल करते हैं, वो उनके लिए डेली रूटीन है। तब समझ आता है कि कल्पा सिर्फ सुंदर नहीं है, यहाँ की सिंपलिसिटी ही सबसे ज़्यादा स्पेशल है। तो अब वक्त है उस जगह पर जाने का जिसका नाम यहाँ के लोकल लोगों ने नहीं, यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों ने रखा है। सुसाइड पॉइंट गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं। जिस रास्ते पर अभी तक हम बस में चल रहे थे, अब हम उस रास्ते पर पैदल चल रहे हैं। जितना ही ये रास्ता शांत और खूबसूरत था, उतना ही ये खतरनाक भी है। पूरे रास्ते कोई भी नहीं था, सिर्फ दूर दूर तक फैली हुई पथरीली चट्टानें और साइड में हजारों फीट गहरी खाई। कानों में बस एक ही आवाज़ थी, तेज हवाओं की। कभी ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और कभी हर मोड़ पे डर महसूस हो रहा था। यहाँ ना कोई सपोर्ट था, ना कोई सेफ्टी, बस दूर दूर तक दिखती हुई खाई। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिसे यहाँ आने वालों ने सुसाइड पॉइंट का नाम दिया है। यहाँ से जुड़ी हुई कई डार्क कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ कोई खुद को खोने का ख्याल भी नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसे एजिस पर खड़े होके इंसान गिरने का नहीं,
अपने आप को समझने का सोचता है। शायद इसलिए पहाड़ स्पेशल होते हैं। ये आपको डराते नहीं, ये आपको नेचर के और करीब ले आते हैं। कल्पा का ये स्पॉट सिर्फ एक लोकेशन नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। सुसाइड पॉइंट से वापस आने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। गांव के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है जहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सच बताऊं, पूरा कल्पा एक फ्रेम में दिख रहा था। छोटे छोटे घर, पीछे खड़े बड़े पहाड़ और बीच में बिल्कुल शांत सा गांव। ऊपर से देखने पर रियलाइज होता है कि हम नेचर का एक हिस्सा हैं। एक और चीज़ जो मैंने कल्पा में नोटिस की है व्हेन इट्स कम्स टू रिलीजन, वो ये है कि यहाँ पे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म काफ़ी क्लोजली कोएग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे लामास को, प्रीस्ट को दोनों ही धर्म वाले मानते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे मंदिर और मोनेस्ट्री काफ़ी आसपास है। आई थिंक इट्स बिट लाइक अ नेपाल। तो हम सीधा गांव के एक लोकल ढाबे पर पहुंच गए। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है थुक्पा, और सच में पहाड़ों की ठंड में थुक्पा से बेटर कंफर्ट फूड शायद ही कुछ हो। तो कल्पा जैसे पहाड़ी गांव में खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, ये मौसम, जगह और ज़िंदगी से जुड़ा होता है। तो इस समय हम ट्राई करने वाले हैं कल्पा का मोस्ट फेमस डिश थुक्पा। ये एक सिंपल डिश है, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी में एक स्ट्रेंथ छुपा है। थुक्पा के बाद डिनर का टाइम हो चुका था। यहाँ ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते और हॉनेस्टली ज़रूरत भी नहीं होती। हमने सिंपल सा खाना चूज़ किया, राजमा और रोटी। कभी कभी सिंपल खाना ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। ये डिश शायद सिंपल लगे, लेकिन पहाड़ों में सबसे ज़्यादा सिंपल खाना ही खास लगता है। स्पेशली जब दिन इतने ज़्यादा एडवेंचरस हो। पहाड़ों में लग्जरी नहीं मिलती, लेकिन सुकून ज़रूर मिलता है। और फिर अगली सुबह कल्पा ने हमारा स्वागत कुछ इस तरह किया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। कल तक जो गांव बिल्कुल हरा भरा था, आज वो पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था। आसमान से धीरे धीरे गिरती हुई बर्फ पूरे कल्पा को सफ़ेद रंग में बदल रही थी। ये कोई आम सुबह नहीं है, ये वो सुबह है जब कल्पा ने साल की पहली बर्फ़ को महसूस किया है। बर्फ़ जो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि पहाड़ों की रंग, रौनक और रिदम बदल देती है। कल रात से ही मौसम कुछ अलग था। बादलों का बोझ ज़्यादा था और टेम्परेचर जो धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे पहाड़ खुद कह रहे हो कि अब वक्त आ गया है। और फिर वो लम्हा आया, पहले एक बर्फ़ का टुकड़ा और फिर दूसरा, और देखते ही देखते कल्पा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कल्पा का हर घर, हर गली आज एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। ये बर्फ़ यहाँ के लोगों के लिए एक आदत जैसी है। और इस समय हम अपने होटल रूम में हैं और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। एक बार देखो, ऐसी तगड़ी स्नोफॉल में हम जा रहे हैं कुछ गर्मा गर्म पीने, जैसे कि चाय, सूप या कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है और हाथ दोनों में जम चुके हैं। और सीरियसली सच बताऊँ तो कल्पा बहुत सुंदर लग रहा है स्नोफॉल के टाइम पे। और भाई साहब, गांव की छतें, पेड़ और छोटी छोटी गलियां, सब कुछ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुका था। ये वही गांव है जो सिर्फ एक दिन पहले तक बिल्कुल हरा भरा था और आज बिल्कुल सफ़ेद। नेचर ने सिर्फ एक रात में पूरी कहानी बदल दी। इस बर्फ को देखकर बस एक ही फीलिंग आ रही थी कि हम सच में किसी मैजिकल जगह पर हैं।
कल्पा अब सिर्फ एक विलेज नहीं लग रहा था, ये एक ड्रीम जैसा लग रहा था। और फिर हम कल्पा के एक पुराने घर में गए जो बाहर से देखने में काफी पुराना और ट्रेडिशनल लग रहा था। ये वुडन हाउस काफी सालों पुराना था और यहीं से हमें पता चला कि पहाड़ों में असली जिंदगी कैसी होती है। हमने वहाँ के लोकल लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि इतनी जमा देने वाली ठंड में लोग यहाँ सरवाइव कैसे करते हैं। उनका लाइफस्टाइल सिंपल है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। लकड़ी से घर गर्म रखना और सिंपल खाना और नेचर के साथ बैलेंस में रहना। फिर हम उस पुराने वुडन हाउस की छत पर गए और वहाँ से जो व्यू दिखा वो सच में कमाल का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड को रियल लाइफ में देख रहे हो। उसके बाद हम दोबारा मॉनेस्ट्री गए और आज वो जगह बिल्कुल अलग दिख रही थी। कल तक जो मॉनेस्ट्री नॉर्मल लग रही थी आज बर्फ के बीच और भी ज़्यादा पीसफुल और खूबसूरत लग रही थी। सच कहूँ ऐसा सीन हमने एक दिन पहले तक इमेजिन भी नहीं किया था। और फिर हम पहुंचे कल्पा के एक बहुत ही माने जाने वाले मंदिर में, श्री नारायण नागिन देवी जी टेम्पल। तब तक ठंड और बर्फीली हवा और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बीच बीच में बर्फीली आंधी भी चल रही थी। कल्पा गांव वैसे तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हमें ये मंदिर पहले दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन जब फाइनली हम मंदिर तक पहुंचे तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी देवताओं का घर हो। बर्फ से घिरा हुआ ये मंदिर पहाड़ों के बीच बिल्कुल अलग ही रूप में दिख रहा था और उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग आ रही थी, कल्पा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आप इस समय देख सकते हो मेरे जो ग्लव्स हैं पूरे जम चुके हैं स्नोफॉल की वजह से। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल पड़ रही है यहाँ पे कल्पा में। ये हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक गाँव है जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है समर में भी और विंटर में भी। विंटर में तो ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है क्योंकि पूरा ही गाँव एकदम सफ़ेद हो चुका है और अगर आप समर में आते हो यहाँ पे तो एकदम कलरफुल लगता है ये गाँव। तब दोनों ही सीज़न में इस गाँव का अलग ही हो जाएंगे और ये बिल्कुल ऑफ बीट प्लेस है, शिमला या मनाली से कहीं ज़्यादा ऊपर है। मतलब सुंदरता बहुत ज़्यादा हो। पीछे देख सकते हो स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हो रही है, हवा चल रही है, आंधी तूफान भी आ रहा है दिखाओ। और अभी हम बिल्कुल अपने कपड़े चेंज कर आए। इससे पहले जो हमने कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल गीले हो चुके थे स्नोफॉल की वजह से। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और ये स्नोफॉल सुबह 5 बजे से कंटिन्यूसली अभी तक हो रही है और अभी टाइम लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। कोई कह सकता है यहाँ पर देख के कि दोपहर के 3 बज रहे होंगे। हमारे जस्ट पीछे किन्नौर कैलाश है और वो बिल्कुल अनविजिबल हो चुके हैं। बिल्कुल पीछे पहाड़ है, पीछे उसको किन्नौर कैलाश बोला जाता है और वो बिल्कुल अनविजिबल है इस समय। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ अनविजिबल हो सकते हैं, मान सकते हो आप, इतनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। पीछे देखो तूफान देख लो कितना तगड़ा आ रहा है।
हाँ जी भैया, चलो चल रहे हैं हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। हाँ फिर दोबारा आएंगे। ये भैया हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे 4 दिन से खाना खा रहा हूँ रेस्टोरेंट में भैया के पास ही। काफ़ी अच्छे हैं भैया, ठीक है। आप आ रहे हो अगर कल्पा में तो इनके पास ज़रूर आना, ठीक है भैया। मिलेंगे फिर दोबारा। थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है।